आइए अब आगे बाकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा जो आज से शुरू हुई, 2 दिन की इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर फोकस होगा। मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे, जो कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यकाल के दौरान पहली बार किसी विदेशी नेता की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत और मालदीव के बीच सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर गहरी चर्चा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मोइजू कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जो भारत की तरफ से वित्त पोषित है, जिनमें सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। परियोजनाओं में मालदीव की बुनियादी ढांचा विकास में भारत की कमिटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत होगी, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को लेकर। तो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू मालदीव में भारतीय ध्वजों की व्यापक प्रदर्शनी है, जो स्थानीय लोगों और अधिकारियों की तरफ से मोदी का स्वागत करने के लिए की गई। मोदी की यात्रा भारत और मालदीव के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और मोइजू सरकार के प्रति भारत के सकारात्मक पक्ष को दिखाने वाली है। मोइजू सरकार में चीन को ज्यादा तवज्जो मिल रही थी, लेकिन अब उनकी कूटनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। मोदी की मालदीव से यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रही है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत की बढ़ती भूमिका की तरफ ध्यान दिलाने वाली है, जहां मालदीव्स अब भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार एक बार फिर से बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4078 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने का एक रिकॉर्ड बनाया, जिससे वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया, जो कि 15 साल और 350 दिन यानी कि करीब 5715 दिन तक प्रधानमंत्री रही। ये मील का पत्थर मोदी के राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि उनकी पार्टी बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए एक गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के करीब पहुंचा दिया, जो 16 साल में 286 दिनों तक रहे हैं। 16 साल 246 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे और अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। नेहरू की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी अभी 1919 दिन पीछे हैं, लेकिन मोदी अपना कार्यकाल पूरा अगर करते हैं तो वो नेहरू को पीछे छोड़ सकते हैं। और ये उपलब्धि पीएम मोदी की राजनीतिक स्थिरता, लोकप्रियता को दिखाती है, जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक अनोखी स्थिति में लाती है। और मोदी जी का जो कार्यकाल है ये गोल्डन पीरियड है। हिंदुस्तान आज गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है। सारे विश्व में आज जितनी हिंदुस्तान की साख है, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के समय में उतनी इज्जत, आदर, मान, सम्मान नहीं रहा है। प्रगति के पथ पर भी नरेंद्र मोदी जी सारे देश को आगे लेके जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का विजन भी है, पहले किसी का विजन नहीं था। मोदी की लंबी टर्म ऑफ ऑफर्स कई चुनौतियों और उपलब्धियों से भरी रही है। इसमें कोविड-19 महामारी का प्रबंधन, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका शामिल है। उनकी नीतियों और फैसलों ने दोनों समर्थकों और आलोचकों को समान रूप से प्रभावित किया है, लेकिन उनके नेतृत्व ने पीएम मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। आज एक और रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जो 4078 दिन तक अपनी निर्बाध न केवल प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि उनके उस कार्यकाल को तो आज़ादी के बाद उनका इस टेन्योर में जितना भारत ने मान, सम्मान और अपनी उपलब्धियां हासिल की है। भारत आज़ादी के समय 15वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के अंदर था और जब प्रधानमंत्री ने अपना दायित्व संभाला तो 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत की गिनती थी। दुर्भाग्य से 60-70 साल का बहुत समय गुजरा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत को चौथी अर्थव्यवस्था में बदलते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ, जब तक ये टेन्योर पूरा होगा, भारत दूसरे दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस रिकॉर्ड के साथ मोदी ने न सिर्फ भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा, बल्कि वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनकी विरासत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। उनकी उपलब्धि ने उन्हें नेहरू और गांधी परिवार के बाद तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया, जो भारतीय राजनीति में उनके महत्व को बताता है, दर्शाता है।
कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन आज दिल्ली में आयोजित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, जहां पर जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का आधार बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना को टाल रही है, जो कि ओबीसी समुदाय के हित को नुकसान पहुंचा रही है। गांधी जी सबसे पहला ये बीड़ा उठाया था, क्या है? उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये दूसरा कोई नहीं बोला, किसी के पास हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक ही आदमी घोषणा पत्र में भी कहा और खुले आम सबको उन्होंने कह रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। किनका साथ जाना? अरे राहुल गांधी का साथ दो, देंगे ना? जो देने वाले हाथ उठाओ। और खबर इस वक्त जयपुर से है, जहां पर उड़ान भरते ही विमान में खराबी आई है। उड़ान भरने के 18 मिनट बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI612 का यह मामला है। जयपुर से मुंबई रवाना होते समय विमान में तकनीकी खराबी आई। जयपुर से दोपहर 1:35 पर फ्लाइट ये मुंबई के लिए टेक ऑफ करती है और लगभग जयपुर एयरपोर्ट से दोपहर 1:58 पर यह फ्लाइट आज टेक ऑफ हुई, लेकिन फौरन ही पायलट ने वापस लैंडिंग की परमिशन मांगी। टेक्निकल दिक्कत थी, तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसके चलते लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी और दोपहर 2:16 पर फ्लाइट की वापस लैंडिंग हुई है। अभी विमान के अंदर ही मुंबई जाने वाले यात्री बैठे हुए हैं। संसद की कार्यवाही दोनों ही सदनों में आज 5वें दिन भी नहीं चल सकी। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई और संसद के भीतर और बाहर विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से अपील की कि वो मुद्दों को संसदीय मंच पर चर्चा के माध्यम से सुलझाएं, लेकिन नारेबाजी होती रही, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों ने हंगामे के चलते फिर स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को वापस लेने की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की और जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी और फिर बाद में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद में 5 दिनों से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए स्पीकर ओम बिरला आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। स्पीकर बिरला ने बैठक में सभी दलों से अपील की कि वे राष्ट्रीय हित में सहयोग करें और मुद्दों को संसदीय मंच पर चर्चा के माध्यम से सुलझाएं। बैठक में भाग लेने वाले नेताओं ने अपने अपने दलों की चिंताओं और मांगों को रखा। विपक्षी दलों ने जाति जनगणना, किसानों के मुद्दे और आर्थिक असमानता जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की, जबकि सत्तारूढ़ दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की। स्पीकर बिरला ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की कि संसद का मंच इन मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए सबसे उपयुक्त है और नारेबाजी से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। बैठक के दौरान स्पीकर ने सुझाव दिया कि एक विशेष समिति गठित की जाए जो इन मुद्दों पर विचार विमर्श करे और एक समझौते पर पहुंचे। इस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस पहल को दोनों पक्षों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे उम्मीद जगी है कि सोमवार को संसद का कामकाज बिना किसी व्यवधान के हो पाएगा। में बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के रवैये पर चिंता जताई। भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, आज संसद में जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल में व्यवधान न डालने, सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक होते हैं, उन्हें विपक्ष को बार बार आश्वासन उन्होंने दिया, फिर भी विपक्ष ने पूरे हफ्ते तक सदन चलने नहीं दिया, ये जगदम्बिका पाल ने कहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से मिलके वो चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और ये सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, तो ये जानबूझ करके केवल जो SIR का मुद्दा नहीं है, SIR में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं
तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे। इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है। और बीजेपी